हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 का सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यह प्रश्न पूछा गया था जनवरी 2024 का। यह आपका करंट जो एग्जाम हुआ था वर्ष 2024 में सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्न जो पूछा गया था उस प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए, यदि आप सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़कर आप सीटेट की एग्जाम को पास कर जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेशन होती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से जो अभी आप प्रश्न पढ़ेंगे सेम इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा बहुत जो है ना भाषा को इधर उधर करके पूछता है, लेकिन सारा जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होती है सारा यही होती है। तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर को पढ़िए। देखिए, सीटेट एग्जाम की शुरुआत हुआ था 2011 से, तो 2011 से लेकर के 2024 तक सीटेट की एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है अब तक की, उस सारे प्रश्न को पढ़ लीजिए। फिर आपको इधर उधर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़कर एग्जाम को पास कर जाएंगे। हमारे चैनल पर वर्ष 2011 से लेकर के 2024 तक का जितने भी पेपर 1 में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके सब्जेक्ट वाइज, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, सीडीपी, हिंदी, ईवीएस, इंग्लिश, मैथ, सारा ये वीडियो में डाल दिया हूँ। वीडियो नहीं देखिए तो वीडियो देख लीजिएगा। आज की कड़ी में हम पढ़ेंगे वर्ष 2024 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को पढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी इस वीडियो से फायदे होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2024 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था पेपर 1 में, उन सभी प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, आपको बता दूं, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि 30 क्वेश्चन होती है। 30 प्रश्न 30 नंबर को होती है, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर होती है, जिसमें आपका 15 नंबर का जो होती है वह चाइल्ड डेवलपमेंट से पूछी जाती है और 15 नंबर जो होती है ये आपका शिक्षण शास्त्र से होती है, पेडागोजी से होती है। ठीक है, तो 15 नंबर और 15 नंबर यानी कंटेंट का 15 नंबर होती है और पेडागोजी का 15 नंबर होती है। कंटेंट जो होती है 15 नंबर का, उसे बच्चा से जितने भी बच्चे के डेवलपमेंट विकास से आधारित जितने भी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और शिक्षण शास्त्र में पेडागोजी में बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना जाना चाहिए, ये सारे बच्चे के ऊपर जो है ना शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न आपका पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है जो कि आपको दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है आपका। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में सेम इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहले इंग्लिश में दिया रहेगा, उसके नीचे हिंदी में दिया रहता है। तो आपको जिस लैंग्वेज में आपको सुविधा है उस लैंग्वेज में आप आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती है। यह डांस को प्रदर्शित करती है। देखिए, यहाँ पर जो है ना तनुज जो है अपनी बहन से कहती है कि तुम लड़की हो, तुम भाला फेंकने में हिस्सा नहीं ले सकती हो,
मैं लड़का हूँ, मैं भाला फेंकने में हिस्सा ले सकता हूँ, तुम भाला फेंकने में हिस्सा न लेकर के तुम रस्सी कूदने में हिस्सा ले सकती हो। तो इस तरह की जो बात है, इस तरह का जो वार्तालाप है, यह किसकी ओर संकेत करता है? तो यह संकेत करता है आपका जेंडर रूढ़िवादिता की ओर। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता की ओर, इस बात की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर स्टेरियोटाइपी का यह क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। जहां भी आपको लड़का और लड़कियों के बीच में आपको वहां पर भेदभाव किया जाए तो समझिए कि वहां पर क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, यह बात किसकी ओर प्रदर्शित करता है? जेंडर रूढ़िवादिता की ओर प्रदर्शित करता है। समझ गए क्वेश्चन? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक इसी तरह से सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। अब सारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश है। देखिए, आप सारी चिंतन में क्या होता है कि आप सारी चिंतन में एक समस्या का एक ही समाधान होती है। किसी समस्या का एक ही समाधान हो उसको कहते हैं हम अपसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन जो होती है जिसमें एक समस्या का कई समाधान हो उसको कहते हैं अभिसारी चिंतन। ठीक है, कौन कौन चिंतन होता है? एक होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, यानी अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन में क्या होता है कि एक ही समस्या एक सही समाधान पर स्थिर होता है। समस्या जो होता है एक सही समाधान पर स्थिर होता है। जैसे कहने का मतलब है अपसारी चिंतन जो होता है वो किसी समस्या का एक ही समाधान होती है अपसारी चिंतन में। जैसे हम आपसे आप नाम पूछ रहा हूँ तो हम आप केवल आपसे नाम पूछा तो आप सिर्फ हमको नाम ही बताइएगा। लेकिन वही बात हम आपसे पूछेंगे कि आपके घर में कौन कौन रहता है तो आप सारा चीज को बताना शुरू कर दीजिएगा। तो जिसमें समस्या का एक समाधान उसको कहते हैं अपसारी चिंतन, और जिसमें समस्या का एक एक समाधान में होकर के अनेकों समाधान है उसको कहते हैं अभिसारी चिंतन। ठीक है, तो समझ गए? तो अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या होती है? तो अपसारी चिंतन एक होता है एक सही समाधान पर स्थित होता है अपसारी चिंतन, जबकि अभिसारी चिंतन जो होता है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अपसारी चिंतन में किसी समस्या का एक ही समाधान होती है, जबकि अभिसारी चिंतन में किसी समस्या का एक समाधान न होकर के अनेकों समाधान होती है। जैसे हम पूछेंगे भारत की राजधानी कहाँ है तो आप बताएंगे नई दिल्ली है। लेकिन वही पूछेंगे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में क्या क्या चीज है नई दिल्ली में, आप बताएंगे ताजमहल है। ठीक है, नहीं आप बताएंगे कि लाल किला है। तो ये आप दिल्ली में जितने भी चीजें हैं वो सारी चीज के बारे में आप बताना शुरू कर देंगे। तो ये जो है ना जिसमें किसी समस्या का एक समाधान न होकर के अनेकों समाधान होते होता है और अभिसारी चिंतन, जिसमें समस्या का एक समाधान होती है उसको कहते हैं अपसारी चिंतन। तो क्या होता है यहाँ पर जो भराएगा क्या भराएगा? अपसारी चिंतन में एक सही समाधान स्थिर होता है और अभिसारी चिंतन में क्या होता है? कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? देखिए इसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सामाजिक समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा वैसा शिक्षा जो सभी के लिए समान रूप से लागू हो, चाहे किसी भी वर्ग के बच्चे हो, चाहे किसी भी भाषा के बोलने वाले बच्चे हो, सभी वर्ग भाषा के बच्चे को समान रूप से शिक्षा देना ही क्या होती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। चाहे किसी भी वर्ग के बच्चे हो, किसी भी भाषा के बोलने वाले, किसी भी समुदाय के बच्चे हो, सभी के लिए समान शिक्षा देना ही क्या होता है? समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है। तो समावेशी शिक्षा में जो होती है
समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? देखिए, इसमें आपको उस ऑप्शन को चुनना है, उस कथन को चुनना है जो समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। देखिए, पहला कथन को पढ़िए, आपको स्पष्ट हो जाएगा, इसी में आपका उत्तर मिल जाएगा। पहला है आपको दिया हुआ, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे। देखिए, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से जो शिक्षण को बहिष्कृत न करे, यानी यह शिक्षण को क्या न करे, बहिष्कृत न करे, एक्सक्लूड न करे। ये तो कथन सही होगा, ये तो कथन गलत नहीं है समावेशी शिक्षा के लिए। यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि सभी के लिए समान शिक्षा हो, किसी के लिए शिक्षण जो है ना बहिष्कृत न करे, किसी भी वर्ग बच्चे, या कमजोर वर्ग के बच्चे हो, या आपको कहें किसी भाषा के बोलने वाले बच्चे हो, उसको कक्षा में उसको भाषा को अनादर न करे, बहिष्कृत न करे। ये तो सही, ये तो क्या है, कथन गलत है कि सही है? ये तो सही कथन होगा। समावेशी शिक्षा जो होती है वो शिक्षण को बहिष्कृत नहीं करता है, सही बात है। दूसरा है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षण शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। ये तो सही बात है। समावेशी शिक्षण का अर्थ होता है उस शिक्षण शास्त्र से जो सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समर्थन करता है, यानी किसी भी वर्ग के बच्चे हो, किसी भी समुदाय के बच्चे हो, किसी भी भाषा के बोलने वाले के बच्चे हो, ठीक है। तो ये सभी जो है ना शिक्षण शास्त्र, समावेशी शिक्षा जो होता है, ये सभी के लिए क्या है, आवश्यकताओं को समर्थन करता है। ये भी नहीं होगा, ये तो सही कथन है। आपको वैसा कथन को चुनना है जो समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, नेगेटिव वर्ड को चुनना है। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करता है और सहयोग को बढ़ावा देती है। नहीं, ये कथन गलत है आपका। देखिए, समावेशी शिक्षा जो है ना, समावेशी शिक्षा जो है, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करते हैं। हाँ, भाषा शैली के अंतर को समायोजित कर, यानी कोई किसी भी भाषा को बोलने वाले बच्चे हो या किसी भी भाषा को जानने वाले बच्चे हो, उसकी भाषा शैली को अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। तो ये तो कथन गलत है, कथन गलत नहीं है, ये कथन सही है। समावेशी कक्षा में जो है ना किसी भाषा शैली की में अंतर को वह क्या करती है, समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। तो यही कथन क्या है, ये कथन भी क्या है, आपका सही कथन है। एक चौथा कथन है, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। यही कथन आपका गलत है। समावेशी कक्षा का केंद्र जो होता है ना, वह मानक मूल्यांकन पर आधारित नहीं होता है, ठीक है। एक निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, नहीं। तो यही कथन क्या है, आपका गलत कथन है, यही आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। समावेशी कक्षा जो होता है वो एक निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन पर आधारित नहीं होती है, ठीक है। तो यही क्या है, आपका वर्ड जो है ना, यही कथन आपका गलत है। किसके बारे में, समावेशी शिक्षा के बारे में। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, नेगेटिव कौन होगा, आपका ऑप्शन आपका फोर्थ होगा, आपका राइट आंसर। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन 4 कहता है, आपके सामने है। देखिए, यहाँ पर एक अभिकथन है, दूसरा इसका कारण आर है। पहले तो अभिकथन ए को पढ़िए। अभिकथन ए दिया हुआ है आपके सामने, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। हाँ, सही बात है। शिक्षार्थी बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने से पहले वे अपने परिवार में जो अपने माता पिता से सीखते हैं उसी चीज को लेकर के विद्यालय जाते हैं। तो बच्चे जो पहले से जो जानते हैं उसके आधार पर ही अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो ये तो सही आपका कथन है, अभी कथन ये सही हो जाएगा। इसका कारण आर है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। ये सही बात है। पैटर्न ढूंढना यानी बच्चों के बारे में, उसके बारे में मालूम करना कि बच्चे क्या चीज को जानता है, किस चीज को नहीं जानता है, तो उसके बारे में जानना और जानकारी प्राप्त करके उसको उसकी क्या है ज्ञान को संशोधित करना। तो ये भी कथन आपका, ये भी इसका कारण भी आर है। तो देखिए, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने फिर दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है फिर यहाँ पर अभिकथन ए दिया हुआ है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। सही बात है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। इसका कारण आ रहा है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। देखिए पहला कथन जो आपका दिया हुआ था अभिकथन ए, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, तो ये कथन आपका सही है। ठीक है, बच्चों को जो है बचपन जो क्या जो है अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है बचपना, तो ये कथन आपका क्या है सही है। इसका कारण है बच्चों का विकास सार्वभौमिक होती है नहीं, बच्चों का विकास जो है ना सार्वभौमिक नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका अभिकथन ए सही है और इसका कारण आर क्या है गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन आपका थर्ड में दिया हुआ, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, ऑप्शन आपका क्या होगा, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। देखिए प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत होगा सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। सीखना कैसा होना चाहिए, प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। यह क्या है आपका प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। सीखना कैसा होना, लर्निंग कैसा होना चाहिए, प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में विकास के इस पहलू में क्या है, तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। किसमें, संज्ञानात्मक विकास में। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सेकेंड राइट आंसर आपका बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है लय वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो निजी वाक जो होती है, लय वाइगोत्स्की का मानना है कि निजी वाक बच्चों में स्वनियमन के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा, निजी वाक के। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको इसी में आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन है अभिकथन ये है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचता है कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। इसका कारण है लॉरेंस कोहलबर्ग के तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। अब बताइए दोनों में से कौन सा आपका कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून जो है ना नम्य है और बदले जा सकते हैं। यह कथन क्या है आपका सही है। इसका कारण है लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो यह भी कथन आप यह भी कारण इसका आर क्या है, सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए गौर से। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपके सामने, क्वेश्चन 11, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार
बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्टनर ने दिया था।